मेरी पूर्व पत्नी से अलग हुए पूरे 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक उसकी बेटी के नामकरण समारोह का निमंत्रण मेरे हाथों में आ पहुंचा। मेरे प्रबंधक ने वो कार्ड मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा कि उपहार के रूप में कुछ धन भेज देना। जैसे ही मेरी नजर उस निमंत्रण पर पड़ी, मेरा हृदय अनायास कांप उठा। वो व्यक्ति जो कभी अभिनय जगत का सबसे बड़ा सितारा बना था, अब विवाह कर चुका था और एक बेटी का पिता भी बन गया था। उसकी बेटी के जन्म की खबर हर समाचार मंच और चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई थी। यहां तक कि झाओ शुयू, जो हमेशा लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद करती थी, उसने भी वर्षों बाद एक सीधा प्रसारण किया। मुस्कुराते हुए उसने सबका अभिवादन किया और कहा कि बहुत समय बाद वो लोगों से बात कर रही है। पुरस्कार जीतने और मां बनने के बाद उसके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था। वो अपने प्रशंसकों से बातचीत कर रही थी और अपनी वर्तमान जिंदगी की झलक दिखा रही थी। तभी प्रसारण के दौरान कुछ पुराने दृश्य सामने आए, जिनमें विवाह की तैयारियों और एक प्रेम प्रस्ताव का उल्लेख था। दर्शक भावुक हो उठे और सभी को ये एक अत्यंत रोमांटिक प्रेम कहानी लगी। लोग कहने लगे कि इतना महान अभिनेता भविष्य में विवाह करेगा, परिवार बसाएगा और सुखी जीवन जिएगा। लेकिन कुछ लोगों को पुरानी बातें याद थी। किसी ने टिप्पणी की कि उस समय तो वो अभी भी मेरे साथ थी। ये देखकर मैं स्तब्ध रह गया। जिस खुशी को कभी मैं अपने जीवन का सबसे सुंदर क्षण मानता था, वही 3 साल बाद किसी और की कहानी बनकर लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही थी। अनगिनत समूहों और मंचों पर लोग अटकलें लगाने लगे। कुछ लोगों ने हमारे अतीत से जुड़े और भी विवरण खोज निकाले। मेरे खाते पर लगातार प्रश्नों और टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। लेकिन मेरे लिए ये मायने नहीं रखता था कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि बीते हुए समय की स्मृतियां सबसे गहरे घाव देती है। जब हमारा संबंध शुरू हुआ था, तब वो पहले से ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जिसे उसके गुरु और पूरा उद्योग पहचानता था। दूसरी ओर मैं केवल एक साधारण और गुमनाम कलाकार था। उसने मेरी प्रतिभा को पहचाना, मुझ पर विश्वास किया और पूरे मन से मेरी सहायता की। उसके समर्थन ने ही मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। जिस दिन मुझे स्वर्ण ड्रैगन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, उसी दिन मैंने एक और बड़ा निर्णय लिया था। मैंने विवाह की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। पुरस्कार समारोह से पहले ही मैंने एक अंगूठी तैयार कर रखी थी और मन ही मन तय कर लिया था कि जैसे ही अवसर मिलेगा, मैं उससे विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। मैं उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना करके ही उत्साह से भर जाता था। मुझे लगता था कि जब वो ये सब देखेगी, तो उसकी आंखों में खुशी छलक उठेगी। मेरा हृदय इतनी तीव्रता से धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मैं आधी रात तक उसका इंतजार करता रहा। जब वो घर लौटी तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसने मेरी ओर देखा और बहुत कठिनाई से शब्दों को संभालते हुए कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए। उसने कहा कि वो थक चुकी है और अब ये संबंध आगे नहीं चल सकता। उस क्षण मेरी सारी उम्मीदें बिखर गई। बाद में जब लोगों ने मुझसे इस विषय पर प्रश्न किए, तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं केवल अपने काम में लगा रहा और उस कहानी की तैयारी करता रहा जिस पर मुझे अभिनय करना था। उसी रात जब मैं घर लौटकर विश्राम करने वाला था, तभी मेरे फोन पर उसका संदेश आया। उसने पूछा कि क्या मैं उससे विवाह का प्रस्ताव रखने वाला था। मैंने उस संदेश का कोई उत्तर नहीं दिया। जो कुछ बीत चुका था, उसे फिर से छेड़ने का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे और झाओ शुयू के बारे में चर्चाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि चेंग शिंगे को भी सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। उसने सीधे प्रसारण में दावा किया कि वह प्रेम प्रस्ताव उसी ने लिखा था और लोगों से इतनी देर तक अनुमान लगाने के लिए क्षमा भी मांगी। उसने कहा कि वह केवल उसकी और उसकी पत्नी के बीच का एक निजी रोमांटिक विचार था। उसके शब्द सुनकर लोग और भी अधिक प्रभावित हो गए।
प्रशंसकों ने उनकी प्रेम कहानी को आदर्श घोषित कर दिया और उनके विवाह को सदी का सबसे यादगार विवाह बताया। फिर उसने एक और घोषणा की। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी की गर्भावस्था के दौरान उसके साथ समय बिताने के बाद अब अभिनय जगत में वापसी करने वाला है और अगले ही दिन उसका नया नाटक शुरू होगा। ये सुनते ही मेरे मन में एक अनजाना भय जाग उठा। अगले दिन जब मैं कार्यस्थल पर पहुंचा तो मुझे समझ आ गया कि मेरी आशंका सही थी। मैं एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गया। तभी मेरे मित्र का संदेश आया, जिसमें उसने पूछा कि इतने वर्षों बाद काम पर लौटने का पहला दिन कैसा रहा। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि झाओ शुयू से अलग होने के बाद मैंने लगभग 3 वर्षों तक काम से दूरी बना ली थी। उस समय मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे किसी भी चीज में रुचि नहीं रही थी। मैं लगभग पागलपन की स्थिति में पहुंच गया था। हर दिन उन स्थानों के आसपास भटकता था जहां वो अक्सर जाया करती थी। मैं अपने मन को बार बार समझाता था कि शायद मैंने सब कुछ गलत समझा है। शायद वो केवल संयोगवश किसी और के साथ दिखाई दी थी। शायद सच्चाई कुछ और होगी। लेकिन एक दिन कड़ाके की ठंड में उसका इंतजार करते हुए मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देख लिया जिसने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। वो चेंग शिंगे का हाथ थामे मेरे सामने से गुजरी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और विनती की कि वह मुझे छोड़कर न जाए। मैंने कहा कि मैंने हमारे भविष्य के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है और केवल उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन उसने शांत स्वर में कहा कि वो किसी और से प्रेम करने लगी है। उसके शब्द मेरे लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। इसके बाद हमारे बीच लंबी बहस हुई और अंततः सच्चाई इतनी स्पष्ट हो गई कि उसे छिपाना असंभव था। तभी मैंने उसके विश्वासघात की बात सार्वजनिक कर दी। लेकिन लोगों को उसकी आलोचना करते हुए देखना भी मुझे कोई सुकून नहीं दे पाया। हर रात मैं स्वयं को यातना देता था। बार बार उसके और उस व्यक्ति के साथ साझा किए गए चित्रों और संदेशों को देखता रहता था। विश्वासघात का वह एहसास किसी गहरे घाव की तरह था जो हर पल मुझे चीरता रहता था। जितना अधिक मैं भूलने की कोशिश करता, उतना ही अधिक दर्द बढ़ जाता। फिर एक दिन चेंग शिंगे भी इस संघर्ष में उतर आया। उसी समय मुझे समझ में आया कि उन्होंने मिलकर मेरे लिए मनोरंजन जगत के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। एक के बाद एक मेरे अनुबंध रद्द किए गए। भारी हर्जाने मेरे सिर पर डाल दिए गए। मुख्य भूमिकाएं अंतिम क्षण में मुझसे छीन ली गई और इंटरनेट पर मेरे विरुद्ध अफवाहों तथा अपमानजनक टिप्पणियों का तूफान खड़ा कर दिया गया। चारों ओर से होने वाले इन हमलों ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। धीरे धीरे मैं गहरे अवसाद का शिकार हो गया। उसके बाद मेरे जीवन के 3 वर्ष अस्पतालों, दवाइयों और उपचार के बीच बीते। वो समय इतना अंधकारमय था कि मुझे स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहता था। बहुत लंबे संघर्ष के बाद मैं उस बीमारी से बाहर निकल पाया और एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया। लेकिन जब मैंने दोबारा अपने जीवन को संभालने की कोशिश की, तब मुझे निराशा के साथ ये एहसास हुआ कि मनोरंजन जगत में अब मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा है। मेरे मित्र मुझे लगातार ढांढस बंधाते रहते थे। वे कहते थे कि एक दिन सब कुछ फिर से ठीक होगा। इसी बीच मुझे एक नई भूमिका का अवसर मिला। किसी मित्र ने मेरी सिफारिश की थी और उसी के कारण मुझे इस नाटक में काम करने का मौका मिला। 3 वर्षों की कठिनाइयों ने मेरे भीतर का सारा घमंड और अभिमान मिटा दिया था। अब मैं वो पुराना जोशीला और आत्मविश्वासी व्यक्ति नहीं रहा था। जब मैं सेट पर पहुंचा तो कई लोग मुझे पहचान कर हैरान रह गए। कुछ लोग फुसफुसाकर कह रहे थे कि कभी इतना प्रसिद्ध रहा कलाकार अब तीसरे दर्जे की भूमिका निभाने पर मजबूर हो गया है। कुछ लोग निर्देशक के निर्णय पर भी प्रश्न उठा रहे थे। उनके लिए मैं केवल एक भुला दिया गया अभिनेता था जिसकी चमक बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। किसी ने तिरस्कार से कहा कि मैं तो केवल किसी परिचित की सिफारिश पर यहां तक पहुंचा हूं। दूसरे ने हंसते हुए कहा कि मुझ जैसे व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है और चाहे तो एक झटके में मुझे यहां से बाहर किया जा सकता है।
वे लोग मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतने वर्षों में मैंने अपमान सहना सीख लिया था। तभी पूरी टीम के लिए महंगा भोजन लाया गया। मुझे भी एक बोतल थमाने की कोशिश की गई और व्यंग्य करते हुए कहा गया कि शायद मुझे ऐसी चीजें पीने की आदत नहीं होगी। मैंने उनकी बातों को अनसुना किया और सीधे अभ्यास कक्ष की ओर बढ़ गया। कैमरे के सामने पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। अभिनय मेरे अस्तित्व का हिस्सा था। जैसे ही मैंने दृश्य शुरू किया, भावनाएं अपने आप चेहरे पर उतर आई। आंखों से आंसू सहज ही बह निकले। लंबे और कठिन संवाद भी बिना किसी गलती के निकलते चले गए। पूरे सेट पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कई लोग आश्चर्य से मुझे देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मेरे भीतर अब भी वो प्रतिभा जीवित है जिसने कभी मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। विश्राम के समय मैं गलियारे के एक सुनसान हिस्से में जाकर खड़ा हो गया। कांपते हाथों से मैंने एक सिगरेट जलाई। मैं स्वयं को समझा रहा था कि फिलहाल सब ठीक है और मुझे केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी मेरे पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। मैं तुरंत हटने लगा और क्षमा मांगते हुए वहां से जाने ही वाला था कि एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि मैंने धूम्रपान करना कब सीख लिया और आगे से ऐसा न करने की सलाह दी। फिर उसने पूछा कि पिछली रात भेजे गए उसके संदेश का उत्तर मैंने क्यों नहीं दिया। इसके बाद उसने वही प्रश्न दोहराया जिसने वर्षों पुराने घाव फिर से खोल दिए। उसने पूछा कि क्या मैं सचमुच कभी उससे विवाह का प्रस्ताव रखने वाला था। उसके शब्द सुनते ही मेरा हृदय मानो आग में जल उठा। अनगिनत रातों तक मैंने सपना देखा था कि वो लौट आएगी, अपनी गलती स्वीकार करेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अपने सपनों में मैं उसे उस पुरस्कार के आधार को खोलते हुए देखता था जिसके भीतर मैंने अंगूठी छिपाकर रखी थी। वो भावुक होकर रो पड़ती थी और मैं उसे उस नए घर की चाबी सौंपता था जिसे मैंने हमारे भविष्य के लिए चुना था। मैं उससे कहता था कि इस घर को केवल एक गृहस्वामिनी की कमी है और वो मुस्कुराकर मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती थी। फिर हम विवाह करते, परिवार बसाते और एक बेटी होती जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती। लेकिन हर बार नींद खुलते ही वो सपना बिखर जाता था। वास्तविकता में वो बहुत पहले जा चुकी थी और मेरे पास केवल पछतावा बचा था। उसने मुझसे पूछा कि मैंने उस समय उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। मैंने शांत स्वर में कहा कि अब उन बातों का कोई महत्व नहीं है। जो बीत गया उसे दोबारा जीने का कोई अर्थ नहीं। तब उसने कहा कि यदि मैंने उस समय अपने मन की बात कह दी होती तो शायद हमारा विवाह हो गया होता। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए झिझक दिखाई दी, लेकिन उसी क्षण मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। यदि वो वास्तव में ऐसा चाहती तो वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। हमारे संबंध की दूसरी वर्षगांठ पर मैं विवाह करना चाहता था। मैंने कई बार इस विषय को उसके सामने रखा, लेकिन हर बार उसने कहा कि अभी सही समय नहीं आया है। मैं उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझता था और इसलिए हमेशा उसका साथ देता रहा। लेकिन उसे कभी ये पता नहीं चला कि जिस बड़े नाटक में उसे मुख्य भूमिका मिली थी, वो भूमिका दिलाने के लिए मैंने न जाने कितने लोगों से विनती की थी। विडंबना ये थी कि उसी नाटक के दौरान उसकी मुलाकात चेंग शिंगे से हुई और वहीं दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अगर वो मुझे छोड़ना चाहती थी तो सीधे कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने अभिनय और अपने प्रेम का भ्रम बनाए रखा। वो मुझे ये विश्वास दिलाती रही कि वह मुझसे गहरा प्रेम करती है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। और फिर एक दिन जब उसका मन भर गया, वो मेरी दुनिया छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने उस विवाह स्थल को देखा जो हमने अपने लिए चुना था। वो बिल्कुल वैसा ही सुंदर था जैसा मैंने कल्पना की थी। वो घर भी तैयार था जिसे मैंने हमारे भविष्य के लिए खरीदा था। वे सारे वादे जिन्हें मैंने उसके लिए संजो कर रखा था मेरे सामने टूटे हुए पड़े थे। तभी उसने अचानक एक नया आरोप लगा दिया।
उसने कहा कि किसी ने उसे बताया है कि मैं देर रात किसी दूसरी स्त्री की गाड़ी में बैठा था और शायद मेरे भी छिपे हुए संबंध थे। मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। फिर मुझे समझ आया कि वह मुझे उकसाने की कोशिश कर रही है। मनोरंजन जगत में सभी जानते थे कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षों से मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन झाओ शुयू के साथ संबंध में आने के बाद मैंने स्वयं उससे दूरी बना ली थी ताकि उसे कभी असुरक्षा महसूस न हो। यहां तक कि जब मैं उसके लिए भूमिकाएं खोज रहा था और उसके करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तब भी मुझे तरह तरह के झूठे आरोपों और अपमानों का सामना करना पड़ा था। मैं इस बहस को समाप्त करके वहां से जाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुला और चेंग शिंगे सामने दिखाई दिया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझ पर अनुचित आरोप लगाने शुरू कर दिए और कहा कि मैं उसकी पत्नी के पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने शांत स्वर में कहा कि यह भूमिका केवल प्रतिभा के आधार पर मिलती है और किसी का निजी जीवन इसका निर्णय नहीं करता। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा और अधिक तमतमा गया। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन फिर भी वो मुझ पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा। मैंने सहज प्रतिक्रिया में उसका हाथ झटक दिया और वो पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वो तुरंत शोर मचाने लगा और सहायता के लिए पुकारने लगा। उसी समय झाओ शुयू वहां पहुंची। उसने पहले उसकी ओर देखा, फिर मेरी ओर, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। मैंने सिर उठाकर उन दोनों को गहराई से देखा और महसूस किया कि 3 वर्षों तक मेरे जीवन को नष्ट करने वाले ये दोनों लोग अब मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनकी ओर शांत दृष्टि से देखा और कहा कि अब और क्या सुनना बाकी रह गया है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चेंग शिंगे ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वो चाहता था कि पूरा चलचित्र दल उसकी बातें सुने। उसने सबके सामने आरोप लगाया कि हमारा झगड़ा हुआ था और मैंने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। उसकी ऊंची आवाज सुनते ही आसपास के लोग दौड़कर वहां आ गए। कुछ लोग उसकी चिंता जताने लगे, कुछ उसे आराम करने की सलाह देने लगे और कुछ ने बिना सच्चाई जाने ही मुझे दोषी ठहराना शुरू कर दिया। निर्देशक भी क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत मुझे वहां से निकल जाने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि अब मुझे इस चलचित्र में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे तुरंत उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। मैं कुछ क्षण चुप खड़ा रहा। कभी ऐसा समय था जब यही लोग मुझे अपने चलचित्रों में काम कराने के लिए विनती किया करते थे। उस समय सम्मान और आदर से मेरा स्वागत होता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब वही लोग मुझे अपमानित करके किसी और को प्रसन्न करना चाहते थे। मैंने गहरी सांस ली और केवल इतना कहा कि यदि मुझे जाना है तो पहले उस दिन का मेहनताना दे दिया जाए। मेरी बात सुनकर वे और भी अधिक नाराज हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अपमान सहने के बाद भी मैं अपने परिश्रम का मूल्य मांग रहा हूं। लेकिन मेरे लिए वो धन आवश्यक था। एक समय था जब मैंने बहुत धन कमाया था, परंतु पिछले 3 वर्षों में सब कुछ समाप्त हो चुका था। उपचार, दवाइयां और जीवन की कठिनाइयां मेरी सारी बचत निगल चुकी थी। अब मैं अपने एक मित्र की सहायता से जीवन चला रहा था, जिसने कठिनतम समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा था। चलचित्र स्थल से निकलने के बाद मैंने उसी मित्र को फोन किया। मुझे लगा था कि वो क्रोधित होगा, लेकिन उसने उल्टा मुझे सांत्वना दी। उसने कहा कि ये केवल एक अस्थायी कठिनाई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि मेरी आंखें अनायास नम हो गई। उसी समय हल्की वर्षा आरंभ हो गई। पानी धीरे धीरे मेरे कपड़ों को भिगोने लगा और ठंड मेरे शरीर के साथ साथ मेरे मन में भी उतरती चली गई। मैं किसी छत की तलाश में इधर उधर देखने ही वाला था कि अचानक मेरे सिर के ऊपर एक छाता आकर ठहर गया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और सामने लियू रुयान को खड़ा पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे भीगना नहीं चाहिए। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो कब आया
और कब से मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही उसने बात बदल दी। उसने पूछा कि क्या मैं उसके साथ भोजन करना चाहूंगा, क्योंकि उसे भी भूख लगी है। फिर उसने सहजता से कहा कि वो मेरी रसोई का उपयोग करना चाहता है और आशा करता है कि मैं उसे मना नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। पहले जब वो मुझे पसंद करता था, तब वो मुझे कला प्रदर्शनियों के निमंत्रण देता था, संगीत कार्यक्रमों में ले जाता था और अनेक सांस्कृतिक स्थानों की सैर कराता था। लेकिन आज वो एक साधारण व्यक्ति की तरह मेरे लिए भोजन बनाने की बात कर रहा था। घर पहुंचते ही वो सीधे रसोई में चला गया और भोजन बनाने में लग गया। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। उसे इतने ध्यान और लगन से काम करते हुए देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी सुरक्षा की भावना जाग उठी। अचानक मुझे 2 वर्ष पुरानी एक घटना याद आ गई। उस समय मैं एक कठिन दिन के बाद थका हुआ घर लौटा था। तब भी वही रसोई से बाहर आया था और मेरे सामने गरम नूडल्स का एक कटोरा रख दिया था। स्वाद भले ही असाधारण नहीं था, लेकिन उस भोजन ने मेरे भीतर जीने की इच्छा को फिर से जगा दिया था। कुछ ही देर में उसने कई व्यंजन तैयार कर दिए। भोजन की सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं वास्तव में बहुत भूखा था। उस क्षण ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे हृदय के सबसे कोमल हिस्से को हल्के से छू लिया हो। मैं तो स्वयं ये भी भूल चुका था कि मुझे क्या खाना पसंद है, लेकिन उसे सब याद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने ये सब विशेष रूप से एक प्रसिद्ध आचार्य से सीखकर बनाया है और यदि मुझे पसंद आए तो वो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन बना सकता है। उसके शब्दों में छिपा स्नेह इतना स्पष्ट था कि उसे अनदेखा करना कठिन था। फिर भी मैंने उसके सामने 3 शर्तें रखी। मैंने कहा कि मैं अभी किसी नए संबंध की शुरुआत नहीं करना चाहता। मैंने ये भी कहा कि मैं उसके योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो कभी था। मेरे पास न प्रतिष्ठा बची है, न शक्ति और न ही कोई प्रभाव। मेरी बात सुनकर उसने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वो मुझसे मेरे नाम, प्रसिद्धि या उपलब्धियों के कारण प्रेम नहीं करता, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि मैं वही व्यक्ति हूं जिससे वो प्रेम करता है। इसलिए उसे मेरी वर्तमान स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने कहा कि यदि मैं तैयार हूं तो उसके पास मेरे लिए एक नया काम भी है। मैंने कुछ समय तक विचार किया और अंततः उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसने कहा कि यदि मैं एक बार प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता हूं तो दूसरी बार भी कर सकता हूं। उस रात जब वो चला गया तो 3 वर्षों में पहली बार मुझे गहरी और सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह मैं अभी सो ही रहा था कि मेरे मित्र का घबराया हुआ फोन आ गया। फोन उठाते ही उसने जल्दी जल्दी कहा कि वो तुरंत मुझे लेने आ रहा है और मुझे किसी भी स्थिति में समाचार नहीं देखने चाहिए। उसने बताया कि किसी ने सीढ़ियों में हुए हमारे विवाद का चित्रांकन इंटरनेट पर डाल दिया है। टिप्पणी अनुभाग में लोग एक बार फिर मेरे विरुद्ध भड़काए जा रहे थे। जिसने वो चित्र डाला था उसने कुछ लिखा तो नहीं था, लेकिन मेरे विरुद्ध लिखी गई लगभग हर टिप्पणी को पसंद करके अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। देखते ही देखते लोगों की राय बदलने लगी और मेरे विरुद्ध अपमानजनक संदेशों की बाढ़ आ गई। ये सब देखकर मेरी सांसें तेज हो गई। मेरा मस्तिष्क शून्य होने लगा। भय और घुटन की वही पुरानी भावना फिर से लौट आई, जिसने कभी मुझे अवसाद की अंधेरी खाई में धकेल दिया था। मैं अपनी बची हुई समझदारी के सहारे दवा लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन घबराहट में मेरा पैर मेज से टकरा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे केवल इतना याद है कि कोई लगातार मेरा नाम पुकार रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और वो अत्यधिक घबराया हुआ लग रहा था। मैंने भारी पलकों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे मानो पत्थर बन चुकी थी। जब मुझे दोबारा होश आया तो सबसे पहले लियू रुयान का चिंतित चेहरा दिखाई दिया। उसने नाराजगी और चिंता से भरे स्वर में पूछा कि मैंने चेतावनी के बावजूद समाचार क्यों देखे।
उसने कहा कि यदि वो समय पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। बाद में जब मैं सो रहा था, तब मेरे मित्र ने मेरे खाते से सारी सच्चाई लोगों के सामने रखी। फिर भी बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और लगातार अपमानजनक बातें लिख रहे थे। तब उसने मेरे पिछले 3 वर्षों के संपूर्ण चिकित्सकीय अभिलेख सार्वजनिक कर दिए। लेकिन इस बार उस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया। चेन शिन्नी ने भी प्रतिक्रिया दी और पूरा मामला फिर से चर्चा का विषय बन गया। मैं लंबे समय तक सोता रहा और जब जागा तो मेरे मित्र ने मेरा फोन अपने पास ही रखा हुआ था। इसलिए मुझे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसने मुझे आश्वस्त किया कि अब सब कुछ नियंत्रित हो चुका है और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन दिनों लियू रुइयान प्रतिदिन मेरे लिए भोजन बनाकर लाता था। मैंने उससे पूछा कि वह अपने नए कार्य की तैयारी में व्यस्त होने के बावजूद मेरे लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है, लेकिन उसने हमेशा मुस्कुराकर बात टाल दी। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन जब मैं बाहर टहल रहा था, तभी अचानक मेरी नजर झाओ शुयू पर पड़ी। वो मेरी ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे मित्र ने तुरंत उसे रोक दिया और वहां से जाने को कह दिया। उसके जाने के बाद मेरा मित्र चिंतित होकर मेरे पास आया और मेरी स्थिति पूछने लगा। मैंने कुछ देर सोचने के बाद उससे कहा कि चिकित्सक ने बताया है कि मैं अगले दिन अस्पताल से घर जा सकता हूं। फिर भी वो चाहता था कि मैं कुछ और दिन वहीं रहूं। बहुत समझाने के बाद उसने मेरा फोन मुझे लौटा दिया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि मैं प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक उसका उपयोग नहीं करूंगा। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। जब मैंने अपना खाता खोला तो मुझे उम्मीद थी कि वहां फिर से अपमान और घृणा भरे संदेश होंगे, लेकिन मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मुझे वहां केवल शुभकामनाएं, सहानुभूति और प्रोत्साहन के संदेश दिखाई दिए। जिन लोगों ने कभी मुझे अपशब्द कहे थे, उनमें से अनेक ने मुझसे क्षमा भी मांगी थी। तभी मेरी नजर झाओ शुयू के एक संदेश पर पड़ी। उसने लिखा था कि उसे अचानक वह दिन याद आ गया जब एक दृश्य की शूटिंग के दौरान वो घोड़े से गिर गई थी। घोड़े का खुर उसके ऊपर गिरने ही वाला था और उसी निर्णायक क्षण में उसके संदेश में लिखा था कि उसे आज भी वह दिन याद है जब वो घोड़े से गिर गई थी। उस समय घोड़े का खुर सीधे उसके ऊपर आने वाला था, लेकिन मैंने बिना एक पल सोचे उसके ऊपर अपना शरीर डाल दिया था। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने घबराकर पूछा था कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। उस दिन घोड़ा घायल हुआ था। मेरी टांग भी बुरी तरह चोटिल हो गई थी, लेकिन उसे सुरक्षित देखकर मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ। मनोरंजन जगत जैसी चमकदार दुनिया में सच्चे मन से किसी की परवाह करने वाला व्यक्ति मिलना दुर्लभ होता है। शायद उसी घटना के बाद उसने अपने हृदय के द्वार मेरे लिए खोल दिए थे, और सच कहूं तो उसी दिन मैंने भी तय कर लिया था कि चाहे जो हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक और घटना मुझे याद आई। उस समय मैं एक ऐसे अभिनेता के साथ काम कर रहा था जो मुझसे ईर्ष्या करता था और हर अवसर पर मुझे परेशान करने की कोशिश करता था। एक दिन पानी के भीतर का दृश्य फिल्माया जा रहा था। उसने जानबूझकर अपने संवाद भूलने का नाटक किया, जिसके कारण मुझे 10 घंटे से अधिक समय तक बर्फ जैसे ठंडे पानी में रहना पड़ा। पूरा शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी झाओ शुयू ने सबके सामने उस अभिनेता को पानी में धक्का दे दिया। वो क्रोध से पागल हो उठा और बाद में मेरे विरुद्ध तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगा। मैं बहुत परेशान था और बार बार स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। तब झाओ शुयू ने मेरी ओर देखकर केवल इतना कहा था कि उसे मुझ पर विश्वास है। शायद किसी समय उसने सचमुच मुझसे प्रेम किया था। इसलिए जब उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आया तो मैं भी हैरान रह गया। मैंने अपने मित्र से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। उसने बताया कि इसका कारण लियू रुइयान द्वारा प्रकाशित एक संदेश था। जिज्ञासा में मैंने वो संदेश पढ़ा और पाया
कि उसने वर्षों पुरानी पूरी सच्चाई लोगों के सामने रख दी थी। उसके बाद अनेक लोगों ने स्वयं जांच पड़ताल शुरू कर दी। धीरे धीरे वे तथ्य सामने आने लगे जिन्हें वर्षों तक छिपाया गया था। लोगों को पता चला कि चेंग शिंगे विवाह से पहले भी कई महिलाओं से गुप्त रूप से मिलता था और विवाह के बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदला। अनेक प्रमाण सामने आने लगे और धीरे धीरे सच्चाई लोगों के सामने उजागर हो गई। कुछ दिनों बाद समाचारों में यह भी आया कि झाओ शुयू और चेंग शिंगे के बीच भयंकर विवाद हुआ है। कहा जा रहा था कि उनका वैवाहिक संबंध टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन चेंग शिंगे किसी भी कीमत पर अलग होने को तैयार नहीं था। अंततः झाओ शुयू ने स्वयं सार्वजनिक मंच पर उन संदेशों को प्रकाशित कर दिया जिनसे उसके पति के अन्य महिलाओं के साथ संबंधों का पता चलता था। ये घटना सामने आते ही जनमत पूरी तरह बदल गया और पूरा मामला फिर से चर्चा का विषय बन गया। उसी समय से झाओ शुयू मुझे लगातार संदेश भेजने लगी। ऐसा लगता था मानो वो बीते वर्षों की हर गलती के लिए क्षमा मांगना चाहती हो। उसने न जाने कितनी बार क्षमा याचना की, लेकिन अब उन शब्दों का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। उसने एक लंबा लेख लिखकर 3 वर्ष पहले मेरे विरुद्ध फैलाई गई हर झूठी बात का खंडन भी किया। उसने स्वीकार किया कि उस समय मेरे साथ अन्याय हुआ था। लेकिन क्या केवल सच्चाई स्वीकार कर लेने से पुराने घाव मिट जाते हैं? क्या वे रातें वापस आ सकती थी जब मैं अकेले दर्द में तड़पता था? क्या वे वर्ष लौट सकते थे जो अवसाद और उपचार में बीत गए? उत्तर स्पष्ट था। मेरे 30वें जन्मदिन पर मेरे मित्र और लियू रुयान सुबह से ही मेरे घर पहुंच गए। शाम को जब सारी रोशनियां बुझा दी गई और जन्मदिन का केक मेरे सामने लाया गया, तब मैं कुछ क्षणों तक मोमबत्तियों की लौ को निहारता रहा। लियू रुयान ने मुस्कुराकर कहा कि अब मुझे अपनी इच्छा मांग लेनी चाहिए। मैंने आंखें बंद की और केवल यही कामना की कि मेरे प्रिय लोग हमेशा सुरक्षित और सुखी रहें। पहले मैं अपने जन्मदिन पर बड़ी बड़ी दावतें देता था, अनेक लोगों को बुलाता था और विशाल समारोह आयोजित करता था। लेकिन समय ने मुझे सिखा दिया था कि जीवन में सच्चे मित्रों की छोटी सी मंडली ही सबसे बड़ा उपहार होती है। रात देर तक उत्सव चलता रहा। जब सब लोग विदा हो गए तो मैं मुस्कुराते हुए घर के भीतर लौटने लगा। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कोई मित्र अपना सामान भूल गया होगा। मैं मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलने गया, लेकिन सामने खड़ी व्यक्ति को देखते ही मेरे चेहरे की मुस्कान जम गई। दरवाजे पर झाओ शुयू खड़ी थी। उसके हाथों में एक केक था जो रास्ते में थोड़ा पिघल चुका था। फिर भी उस पर बने 2 छोटे पात्र साफ दिखाई दे रहे थे। उसने धीमे स्वर में मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक लिया। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या मुझे वो अंगूठी याद है जिसे मैंने 3 वर्ष पहले पुरस्कार के भीतर छिपाया था। उसने कहा कि उसे वो अंगूठी मिल चुकी है, और फिर उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने कहा कि यदि वो अब उस प्रस्ताव को स्वीकार करे तो क्या बहुत देर हो चुकी है। उसके शब्द सुनते ही मेरे भीतर एक अजीब सी पीड़ा उठी। यदि 3 वर्ष पहले वाला मैं ये दृश्य देखता तो शायद संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाता। लेकिन जीवन में न कोई दूसरा अवसर होता है और न ही कोई काल्पनिक संभावना। मैंने शांत स्वर में उसे घर लौट जाने को कहा। वो रोने लगी। उसने बताया कि वो अब चेंग शिंगे से अलग हो चुकी है। उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की थी और मुझसे एक और अवसर मांगने लगी। उसने कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि मुझे परिवार चाहिए, यदि मुझे बच्चे चाहिए, तो वो मेरे साथ फिर से सब कुछ शुरू करना चाहती है। उसने कहा कि वो नया विवाह करेगी, नई पोशाक चुनेगी और इस बार हर तैयारी स्वयं करेगी। इतना कहकर वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके हाथ कांपते हुए मेरी उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसे उस अवस्था में देखकर
मुझे एक पुरानी स्मृति याद आ गई। बहुत समय पहले एक चलचित्र की कहानी में नायिका ने मेरे पात्र को विवाह का प्रस्ताव दिया था। उस दृश्य का अभिनय करते समय मैं मन ही मन नायिका की जगह झाओ शुयू की कल्पना कर रहा था। उस समय उसने हंसते हुए कहा था कि ये केवल अभिनय है और वास्तविक जीवन में ऐसी बातें मायने नहीं रखती। फिर उसने मजाक में वही दृश्य मेरे साथ दोहराया था और घुटनों के बल बैठकर प्रस्ताव रखने का अभिनय किया था। उस दिन का वह दृश्य और आज का ये दृश्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। फर्क केवल इतना था कि तब मेरे पास उम्मीद थी और आज मेरे पास केवल अनुभव था। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों से अलग किया और कहा कि किसी व्यक्ति का परिपक्व होना आसान नहीं होता, इसलिए मैं उसे दोष नहीं देना चाहता। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर लौटकर नहीं जाया जा सकता। अंत में मैंने केवल यही कहा कि मैं उसके लिए अच्छे भविष्य की कामना करता हूं और शायद हम दोनों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि अब हमारी मुलाकात फिर कभी न हो। तो दोस्तों, इस कहानी का सफर यहीं पर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके आगे अब कोई अगला पार्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए कमेंट्स में ये मत पूछना कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, क्योंकि कहानी का अंत यही हो चुका है। और हां, ये भी मत कहना कि मैं कहानियां अधूरी छोड़ देता हूं। जब कोई स्टोरी पूरी होती है तो मैं उसकी पूरी कहानी आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं जल्द ही एक नई और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।